हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ह्यूमैनिटीज़ में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13, जो कि है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का बॉर्न हुआ था 1869 में पोरबंदर रीजन, जो कि गुजरात में है। गांधी जी के फादर का नाम करमचंद गांधी था और उनकी मदर का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी एक लॉयर थे बाय प्रोफेशन। 1888 में गांधी जी इंग्लैंड गए थे अपने लॉ की स्टडी करने के लिए। गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। अब गांधी जी एंड साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी ने फेस किया अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अपने लाइफ के गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में स्पेंड किए, जहाँ पे उन्होंने ओपनली अपोज किया अपार्थाइड को, लिबरेट किया वहाँ के ब्लैक पीपल को जो कि साउथ अफ्रीका में रहते थे इस डिस्क्रिमिनेशन से। गांधी जी वापस इंडिया आए 1915 में। 20 ईयर्स स्पेंड करने के बाद साउथ अफ्रीका में गांधी जी अपने आप में एक महात्मा बन गए थे। नेक्स्ट, सत्याग्रह एक मेथड था नॉन वायलेंस रेबल करने का गांधी जी का, जो कि फर्स्ट उन्होंने यूज़ किया था साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया एंड द मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। मेन लीडर जो थे इस मूवमेंट के आप देखोगे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। ये मूवमेंट स्टार्ट होता है 1905 से 1907 तक। तो ये जो 3 लीडर्स हैं इनको लाल बाल पाल भी बोलते हैं। ये रिकमेंड करते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वायलेंस का पार्ट अडॉप्ट करने के लिए, ये रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी अराइवल इन इंडिया। 1915 में साउथ अफ्रीका के बाद गांधी जी इंडिया में आए थे। इंडिया में आने के बाद गांधी जी ने देखा कि इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। इस सिचुएशन को देखकर गांधी जी ने कंसल्ट किया एक पॉलिटिकल मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने एडवाइस किया गांधी जी को कि 1 साल तो आप पहले इंडिया ब्रिटिशर्स का आप इसको ट्रैवल करो, देखो कि क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो फरवरी 1916 में गांधी जी को इन्वाइट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट ओपनिंग सेरेमनी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। तो ऑलमोस्ट सारे लोग इन्वाइटेड थे, जो भी वेल्दी पीपल थे। यहाँ पे जो गांधी जी हैं वो एक स्पीच भी डिलीवर करते हैं। वो बोल नहीं पाते अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की, जैसे सब लोग करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ इस मीटिंग में, जो कि फुल ऑफ रिच पीपल से भरी हुई है, क्योंकि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लोग हमारी कंट्री के, पुअर पीपल नहीं हैं। पूरे स्पीच में वो एक्सप्रेस करते हैं पुअर पीपल का कंसर्न, जो कि ऑलमोस्ट पॉसिबल होता है इंडिपेंडेंस दिलाना, इंडिया को फ्री करना विदाउट पुअर पीपल और फार्मर्स। नेक्स्ट बात करते हैं 1917 से 1919 तक क्या क्या हुआ था। सो 1917 में गांधी जी ने काफ़ी एफर्ट्स किए फार्मर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। चंपारण में एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, तो जो फार्मर्स की कंडीशन थी ना, फार्मर्स जो थे चंपारण के वो कल्टिवेट कर रहे थे इंडिगो। गांधी जी ने उनके बिहाफ में केस फाइल किया उनके फेवर में कोर्ट के अंदर। उनको कंपनसेशन मिली फार्मर्स को। 1918 में आप देखोगे जो गांधी जी है वो मेनली इन्वॉल्व थे 2 मूवमेंट्स में, जो कि गुजरात में हुई थी। फर्स्ट, अहमदाबाद में जो वर्कर थे वो क्लोथिंग मिल में वर्क करते थे और उनकी जो कंडीशंस थी ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, तो वो डिमांड कर रहे थे अपनी वर्किंग कंडीशन को बेटर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा खेड़ा का आता है। खेड़ा में क्या होता है, फार्मर्स का जो लोन होता है वो बढ़ जाता है, ब्रिटिशर्स बढ़ा देते हैं। तो ये भी गांधी जी जो है वो सपोर्ट करते हैं फार्मर्स की, जो उनका लोन है उसके लिए डिमांड करते हैं कि लोन को, उनका जो लोन है उसके लिए डिमांड करते हैं कंपनी। नेक्स्ट, सेकेंड हमारा रॉलेट एक्ट आता है। इस टाइम पे क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। तो 1914 से 1918 में आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, जहाँ पे ब्रिटिश जो है वो बैन कर देती है प्रेस इंडिया के अंदर और अलाउ करती है लोगों को। जब फर्स्ट वॉर एंड होती है एक कमेटी बिठाई जाती है चेयरमैनशिप ऑफ सर सिडनी रॉलेट के अंदर, कि बोला जाता है कि आप इम्प्रिजन कर सकते हो विदाउट किसी ट्रायल के। ये जो कमेटी होती है रिकमेंड करती है, इस अरेंजमेंट की कॉन्टिन्यूशन करती है। इसके अंदर क्या होता है, रॉलेट एक्ट होता है जो कि पास होता है हमारा बाय द ब्रिटिश 1919 में। इस रॉ के अकॉर्डिंग कोई भी अगर रेबल करेगा तो हम उनको इम्प्रिजन कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी ट्रायल के। रॉलेट एक्ट जो था वो पोस्ट किया था काफ़ी लार्ज स्केल में हमारी कंट्री के अंदर। गांधी जी ने ओपनली सपोर्ट किया था इस प्रोटेस्ट को। बांध इम्प्लीमेंट हुआ था पूरी कंट्री में। यहाँ पे आप देखोगे जितने भी शॉप्स थी, मार्केट थे, स्कूल थे, वो बंद हो गए थे और ये एक साइलेंस था पूरी कंट्री के लिए। रॉलेट एक्ट
बहुत स्ट्रॉन्गली अपोज किया था पंजाब में, क्योंकि जो पंजाब के लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे वॉर में, और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ही कर रहे थे। नेक्स्ट, इन रिटर्न फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन, जो पंजाब के लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको एक रिवॉर्ड मिलेगा। इन रिटर्न ब्रिटिशर्स ने उन्हें रॉलेट एक्ट दे दिया, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। बहुत सारे कांग्रेस लीडर जो है अरेस्ट हो गए थे। इस वे में गांधी जी ले जाते हैं पंजाब के लोगों को सपोर्ट करने के लिए, जो कि प्रोटेस्ट हो रहे थे हमारे पंजाब में। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग। इन अप्रैल 1919 में क्या होता है, जलियांवाला बाग अमृतसर में काफ़ी सारे लोग होते हैं, गैदर होते हैं एक जगह पे प्रोटेस्ट करने के लिए रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो यहाँ पे बहुत सारा आप देखते हो कि अपोजिशन लोग होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इंग्लिश के ब्रिगेडियर जनरल डायर उनको ऑर्डर देते हैं कि वो शूट करें जितने भी लोग हैं जलियांवाला बाग में। तो कम से कम आप देखो 400 पीपल को मारा गया था। ओपन फायरिंग हुई थी जलियांवाला बाग में, और ये ओपनली क्रिटिसाइज जो लोग कर रहे थे उन्हें। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है। गांधी जी स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में। इस मूवमेंट के अंदर गांधी जी अपील करते हैं इंडियंस को कि वो जो गुड एंड सर्विसेज है ब्रिटिशर्स की वो उस पर गिव अप कर दे और उनके गुड्स को यूज़ ना करें। तो ये अपील करने चाहता है स्टूडेंट्स को कि वो स्कूल ना जाए, और लॉयर्स को कि वो कोर्ट ना जाए, फार्मर्स को कि वो स्टॉप कर दे टैक्स पे करना। ये जो मूवमेंट था वो सक्सेसफुल होता है लार्ज स्केल में। अवध में आप देखोगे फार्मर्स जो है वो स्टॉप कर देते हैं टैक्स पे करना। नेक्स्ट, 1921 में क्या होता है, 396 स्ट्राइक्स होती है हमारी कंट्री में। अराउंड 6 लाख वर्कर्स जो होते हैं ना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इन स्ट्राइक्स में। स्टूडेंट जो होते हैं वो स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर देते हैं, लॉयर्स भी जो होते हैं वो बॉयकॉट कर देते हैं कोर्ट्स। और हिल्स में क्या होता है, जो नॉर्थन आंध्रा है ना वहाँ के जो ट्राइब्स हैं ना वो रिफ्यूज़ कर देते हैं फॉरेस्ट लॉ को ओबे करना। नेक्स्ट, इस रेवोल्यूशन के बाद 1857 में फर्स्ट टाइम जो है कोई मूवमेंट हमारा ब्रिटिश रूल के लिए इतना बड़ा मूवमेंट किया गया था। इसके बाद हमारा चोरी चोरा इंसिडेंट होता है नॉन कॉपरेशन में। तो एक ग्रुप ऑफ फार्मर है जो कि आग लगा देता है पुलिस स्टेशन में चोरी चोरा में। तो एक यूनाइटेड प्रोविजन होता है फरवरी 1922 में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पुलिसमैन जो है वो भी इस फायर के साथ अपनी लाइफ को लॉस्ट कर देते हैं। गांधी जी अपोज करते हैं वायलेंस को और विड्रॉ करते हैं अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यहीं पे एंड हो जाता है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। नेक्स्ट बात करो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद क्या होता है। गांधी जी पॉलिटिक्स से तो बाहर रहते हैं काफ़ी साल तक। जब एंड होता है हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो फोकस करते हैं सोशल रिफॉर्म करने का वर्क्स में। वो अटेंशन देते हैं इंटरेक्ट करने का इविल्स को जो कि लोकेटेड होते हैं हमारी सोसाइटी में, एम्पावर करते हैं सोसाइटी को। नेक्स्ट, वो कोशिश करते हैं अनटचेबिलिटी को एंड करने की। डिफ्रेंशिएट होता है रिच और पुअर के बीच में। मोटिवेट करते हैं लोगों को कि वो होममेड क्लोथ्स को वियर करें। एम्पावर करते हैं कंट्री के लोगों को। वो प्रमोट करते हैं स्पिनिंग व्हील। चक्र आप देखोगे गांधी जी का जो कि फेमस था। नेक्स्ट बात करते हैं गांधी जी एज अ पीपल लीडर। गांधी जी इमर्ज होते हैं एक मास लीडर हमारे इंडिया में। ना सिर्फ रिच क्लास के लिए मूवमेंट करते हैं बल्कि इक्वल शेयर करते हैं पुअर क्लास के लिए भी, वो जैसे फार्मर्स वर्कर्स के। आप देखोगे गांधी जी को पता था कि जो नंबर ऑफ रिच पीपल है हमारी कंट्री में वो एक हैंडफुल है, जिसकी वजह से ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम ब्रिटिशर्स को हटा नहीं पाते हैं इंडिया से, क्योंकि काफ़ी सारे जो रिच पीपल हैं जिसके अंदर हमारी कंट्री के अंदर रहते हैं। तो ये मूवमेंट जो है एंड कर सकते हैं हम ब्रिटिश रूल का जड़ से। 1000 ऑफ फार्मर्स है, वर्कर्स है, आर्टिसंस जो है वो ज्वाइन करते हैं इस मूवमेंट्स को, जो भी गांधी जी एफर्ट्स करते हैं। जितने भी एगिटेरियंस होते हैं रिस्पेक्ट करते हैं गांधी जी को एज महात्मा। गांधी जी ड्रेस करते हैं कॉमन पीपल की तरह इंडिया में, वो एसोसिएट करते हैं खुद को विद कॉमन पीपल से। यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारे जो लीडर्स होते हैं कंट्री के वो वेयर करते हैं सूट बूट, और दूसरी तरफ गांधी जी वेयर करते हैं एक सिंपल सी धोती। ड्यू टू हिज ड्रेस उनकी एक आइडियोलॉजी बन जाती है। लोग जो है उनको एक गांधी जी जो है वो मसीहा है लोगों का, पुअर पीपल का, और एक सिंपथाइज़र है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गांधी जी हमेशा एम्फोसिस करते हैं हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को, ताकि जो म्यूचुअल डिफरेंसेस है ना वो ही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए कंट्री में। उन गांधी जी के जो एक्शंस होते हैं जिससे गांधी जी ना सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर बनते हैं बल्कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए सोशल रिफॉर्मर। गांधी जी प्रोपोगेट करते हैं स्वदेश ताकि जो पीपल है कंट्री के वो डेवलप कर सके। वो एम्फोसिस करते हैं क्लीननेस, सेल्फ रिलायंस कंट्री के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक्ट पास करती है इंडिया के अंदर। ब्रिटिश गवर्नमेंट 1919 में फॉर्म था, इसके अंदर री एग्जामिन करता है 10 ईयर्स में, जिसके बाद ये इम्प्लीमेंट होता है। कोई भी इंडियन सेटिस्फाइड नहीं था इस रिफॉर्म के साथ, सबको चेंजेस चाहिए थे इस रिफॉर्म्स के अंदर। साइमन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट करती है, एग्जामिन करती है इस रिफॉर्म को, जो कि फॉर्म होता है 1927 में। साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आती है 1928 में, और उसको साइमन कमीशन बोला जाता है क्योंकि उसका जो नाम है चेयरमैन का वो था जॉन साइमन। यहाँ पे टोटल 7 मेंबर्स देखने को मिलते हैं इस कमीशन में, और सारे इंग्लिश मैन थे।
तो साइमन कमीशन है वो पोस्ट करते हैं इंडियन पीपल, क्योंकि यहाँ पे जो सारे मेंबर्स हैं वो ब्रिटिश है और कोई भी फेमिलियर नहीं था इंडिया की कंडीशंस को देख के। नेक्स्ट, अपोजिशन टू द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन अपोज होते हैं कोलकाता में अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। बॉम्बे में भी होता है साइमन कमीशन अपोज। स्लोगन चलता है साइमन गो बैक वर रेस, ऐसे साइमन गो बैक एज ए स्लोगन जो बढ़ते। साइमन कमीशन अपोज होते हैं लखनऊ में अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत। जब ये प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं तो लाला लाजपत उन पर अटैक किया जाता है बाय द पुलिस की, और जैसे लाठी चार्ज वगैरह करते हैं वो करते हैं, और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जो मुस्लिम लीग है वो पोस्ट करते हैं साइमन कमीशन को मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप के अंदर। नेक्स्ट, लाहौर सेशन। 1929 में लाहौर सेशन होता है कांग्रेस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो सेशन होता है जवाहरलाल नेहरू इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, और द फर्स्ट टाइम इस सेशन के अंदर जो डिमांड होती है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को रखा जाता है। इस डिमांड के बाद स्वराज, हम 1930 को डिमांड करते हैं पूर्ण स्वराज की। हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो होस्ट किया जाता है डिफरेंट प्लेसेस में कंट्री के। पेट्रियाटिक सॉन्ग गाए जाते हैं, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहीं से इंडिया स्टार्ट करने लग जाते हैं पूर्ण स्वराज की डिमांड। इस टाइम पे क्या होता है, एक लॉ बनाया जाता है ब्रिटिशर्स ने कि कोई भी पर्सन जो है कंट्री का वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता सॉल्ट को, और वो लोग रोकते हैं लोगों को सॉल्ट प्रोड्यूस करने से। ब्रिटिश यहाँ से खुद ही स्टार्ट कर देते हैं सेल करना सॉल्ट मार्केट में, और वो भी प्राइसेस बढ़े। तो गांधी जी अगेंस्ट होते हैं इस रूल के और अनाउंस करते हैं सत्याग्रह अपोज करने की। इस मूवमेंट में क्या होता है, गांधी जी स्टार्ट करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस मूवमेंट के अंदर गांधी जी जाते हैं आश्रम में, आश्रम से वो सी में जाते हैं और लोकेटेड होते हैं जो कि साबरमती में। 12 मार्च 1930 में 1000 ऑफ पीपल ज्वाइन करते हैं इनकी जर्नी में। आफ्टर 3 वीक्स ऑफ स्टार्टिंग इस जर्नी गांधी जी रीच करते हैं सी शोर में, तो में वहीं से सॉल्ट को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद वो उस लॉ को तोड़ देते हैं। आफ्टर ब्रेकिंग द लॉ गांधी जी जो है क्रिमिनल बन जाते हैं ब्रिटिशर्स के आइज़ में, लेकिन इंस्पायर भी होते हैं। सिमिलरली जो सॉल्ट मार्चेज़ है वो ऑर्गेनाइज होता है काफ़ी सारे प्लेसेस में। ये जो राइस ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह, ब्रिटिशर्स अरेस्ट कर देते हैं 60,000 पीपल को, और गांधी जी को अरेस्ट भी कर देते हैं। जब ये मूवमेंट स्टार्ट होता है तो अमेरिका में न्यू मैगजीन टाइम्स में फन किया जाता है गांधी जी के स्टैटर का। फर्स्ट रिपोर्ट में लिखा जाता है कि कितनी वीक बॉडी है। गांधी जी एबल ही नहीं हो पाए अपनी कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट जर्नी को। नेक्स्ट, विद द सक्सेस ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह, जो लोगों की व्यू है टाइम्स मैगजीन में वो चेंज हो जाता है। अब जो सेम मैगजीन है वो स्टार्ट हो जाती है प्रेस करना गांधी जी को। उनको बोलते हैं कि गांधी जी एक सेंट है, पॉलिटिशियन है, और उनके बारे में लिखते हैं कि गांधी जी ने कैसे विज़िट किया और उनको मिला लोगों का सपोर्ट, जिसकी वजह से जो इंग्लिश लैंग्वेज है रेस्टलेस हो जाती है। नेक्स्ट, सॉल्ट ट्रैवल रिजल्ट, ह्यूज सपोर्ट मिलता है गांधी जी को सॉल्ट मार्च से, तो ब्रिटिश जो है ना वो डर जाती है। वो रियलाइज़ करती है कि अब ब्रिटिशर्स ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर सकती इंडिया में। अगर अब उनको रूल करना है हमारी इंडिया में तो उनको शेयर करना पड़ेगा इंडिया के साथ। तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स होते हैं पूरे पीरियड में जिसमें वुमेन भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हुए हमें दिखती हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय एक सोशलिस्ट वर्कर थी सहरा की, एडवाइस करते हैं गांधी जी को इंक्लूड वुमेन मूवमेंट में, कि वुमेन का भी मूवमेंट जो है इसमें इंक्लूड होना चाहिए। गांधी जी सुनते हैं कमला देवी के और इंस्पायर होते हैं वुमेन का ज्वाइन करने के लिए मूवमेंट में। तो नेक्स्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूँ तो गांधी जी ने जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट डांडी मार्च किया था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था और डांडी मार्च किया था, तो ब्रिटिश जो है समझ गई थी कि अब वो ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर सकते और इतना ईजी नहीं है रूल करना इंडिया में। तो उन्होंने मेंटेन किया था अपना रूल इंडिया में, कुछ शेयर दिए थे इंडिया को भी। इसके अंदर जो ब्रिटिश है वो ऑर्गेनाइज़ करती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1913। गांधी जी रिलीज़ होते हैं जनवरी 1931 में। एग्जैक्टली 1 मंथ उनके रिलीज़ होने के बाद एक मीटिंग बिठाई जाती है गांधी जी और वायसरॉय इरविन के साथ। तो इस मीटिंग के अंदर क्या होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है गांधी जी और इरविन के बीच में, इसको हम गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं, जो कि 3 कंडीशंस होती है इस एग्रीमेंट में। सबसे पहले गांधी जी पूछते हैं कि वो विड्रॉ कर ले अपना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। दूसरा, इंस्टेड ऑफ विड्रॉलिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी डिमांड करते हैं रिलीज़ करने के सारे प्रिजनर्स को। साइमल्टेनियसली गांधी जी डिमांड करते हैं जो लोग हैं इंडिया के उनको अलाउ होना चाहिए सॉल्ट को प्रोड्यूस करना कोस्टल रीजन से। काफ़ी सारे रेडिकल नेशनलिस्ट क्रिटिसाइज़ करते हैं इस एग्रीमेंट को। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस मूवमेंट का, इंडिपेंडेंस, जो कि गांधी जी को मिली तो नहीं थी। नेक्स्ट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप देखोगे ऑर्गेनाइज होती है लंदन में 1931 में। गांधी जी जो है और उनकी पार्टी लीड करती है पूरी कंट्री को। उनका पॉइंट जो था वो पोस्ट करते हैं 3 पार्टीज़ को, मुस्लिम लीग,
कहती है कि जो मुस्लिम लीग है वो रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया के मुस्लिम्स को। ये बोला जाता है कि जो प्रिंस है, प्रिंस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता कांग्रेस में इस एरिया में। नेक्स्ट भीमराव अम्बेडकर, जिनको नेक्स्ट भीमराव अम्बेडकर कहते हैं दलित, वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कांग्रेस के अंदर, जिससे डिफरेंसेस होते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ कोई भी रिजल्ट नहीं दिखता। गांधी जी जो है वो वापस चले जाते हैं बिना हाथ में कुछ लिए। इंडिया आने के बाद गांधी जी अगेन स्टार्ट कर देते हैं अपना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है तो ब्रिटेन इन्वॉल्व होता है अलायंस में। इस सिचुएशन के अंदर जो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू एक प्रपोजल बनाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, प्रपोजल्स भेजते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जो कांग्रेस है वो हेल्प करेगी वॉर में और अपना एफर्ट्स इंश्योर करती है इंडिया की, लेकिन वो इंश्योर करती है कि आप इंडिया की इंडिपेंडेंस दोगे। इस प्रपोजल में क्या होता है, ये प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, कांग्रेस जो होते हैं ना कैबिनेट रीसाइन करती है अक्टूबर 1939 में। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिप्स मिशन। इस पीरियड के अंदर 1942 में क्या होता है, जितने भी हमारी पार्टीज़ होती है गवर्नमेंट की वो फॉर्म होते हैं ब्रिटेन में, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं लेबर पार्टी के इन्वॉल्व होते हैं। जो मेंबर है हमारे लेबर पार्टी के सिंपथाइज़ करती है इंडियंस को और फेवर में होती है इंडिपेंडेंस के। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट के विंस। 1942 में चर्चिल जो है वो रिज्यूम करते हैं अपने एफर्ट्स, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कांग्रेस के साथ। उनके एफर्ट्स के अंदर एक मिनिस्टर सेंड करते हैं स्टाफर्ड क्रिप्स इंडिया, जो कि सॉल्व करेगा प्रॉब्लम्स और बातचीत करेगा कांग्रेस के लीडर से इंडिया के अंदर। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होता है, जो कांग्रेस होती है ना वो ब्रिटेन को बोलती है कि अगर ब्रिटेन को सपोर्ट चाहिए कांग्रेस से वर्ल्ड वॉर में सेकेंड में, तो जो वॉइस रॉय है इंडिया का वो पहले अपॉइंट करेगा इंडिया को एक डिफेंस मेंबर, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडिया को अपॉइंट करेगा एक डिफेंस मेंबर। तो जो इंग्लिश मैन होते हैं ना रिफ्यूज़ कर देते हैं इसको और यहीं पे कन्वर्सेशन जो है एंड हो जाती है। नेक्स्ट क्विट इंडिया मूवमेंट आप देखोगे काफ़ी सारे नेगोशिएशन के बाद क्रिप्स मिशन जो होता है वो फेल हो जाता है। गांधी जी स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड और लार्जेस्ट मूवमेंट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जिसका नाम होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है जैसे ही वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये मूवमेंट जो है ना ग्रेजुअली ग्रो होने लग जाता है कंट्री के अंदर। काफ़ी सारे जो लोग स्ट्राइक करते हैं पूरी कंट्री के अंदर, वंडलिज्म कैरी किया जाता है लार्ज स्केल में। सोशल लीडर जैसे जयप्रकाश नारायण काफ़ी एक्टिव होते हैं इस मूवमेंट पे। ब्रिटिश जो है वो काफ़ी एफर्ट्स करती है इस मूवमेंट को सप्रेस करने की, लेकिन ये मूवमेंट जो है 1 साल तक चलता है। 1 साल चलने के बाद इस मूवमेंट में क्या होता है, काफ़ी जो बिग लीडर्स होते हैं कांग्रेस के उनको जेल में डाल दिया जाता है। गांधी जी जब रिलीज़ होते हैं प्रिजनर से, वर्ल्ड वॉर जब एंड हो जाती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट होती है ना वो फॉर्म होते हैं ब्रिटेन में। और ये सेम गवर्नमेंट थी मोहम्मद अली जिन्ना जो ट्राई करते हैं स्प्रेड करने के लिए उनका इन्फ्लुएंस कंट्री में विद मुस्लिम लीग्स। तो ये फेवर में थी इंडिपेंडेंस की इंडिया की। नेक्स्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो इस टाइम सेपरेट हो जाती है फैक्शन से कांग्रेस और मुस्लिम लीग। जेल से आने के बाद गांधी जी ट्राई करते हैं इस्टेब्लिश करना मुस्लिम और हिंदू की यूनिटी, बट वो फेल हो जाते हैं। काफ़ी सारी मीटिंग होती है, ऑर्गेनाइज होती है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव जो कांग्रेस का होता है और मुस्लिम लीग का होता है वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। मीनवाइल जो इलेक्शन होते हैं वो प्रोविजनल लेजिस्लेचर में होते हैं। इसके साथ कांग्रेस जो होती है उसको एक ह्यूज सक्सेस मिलती है जनरल कैटेगरी में। जो मुस्लिम लीग होती है उसको मेजॉरिटी मिलती है सीट, जो कि रिजर्व होती है मुस्लिम्स के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा कैबिनेट मिशन। इस तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स में इंडिपेंडेंस से पहले। 1946 में कैबिनेट मिशन होता है, हमारी कैबिनेट मिशन इंडिया के अंदर आता है, जो ट्राई करते हैं नेगोशिएट करने के लिए जितने भी सेटलमेंट्स होते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। कोई सॉल्यूशन नहीं आता, जिसकी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो डायरेक्ट एक्शन डे के लिए बोलते हैं 16 अगस्त 1946 में। 16 अगस्त 1946 में हिंदू मुस्लिम राइट करने लग जाते हैं लार्ज स्केल में। कंट्री के अंदर वॉयलेंस बढ़ने लग जाते हैं कोलकाता से, ग्रेजुअली स्प्रेड होता है रूरल बंगाल यूनाइटेड प्रोविंस पंजाब और बिहार में। नेक्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिपेंडेंस डे के अंदर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है 15 अगस्त 1947 के अंदर। इस दिन सेलिब्रेट होता है ग्रेट फैन फेयर पूरी कंट्री में। ये सेम टाइम पे वॉयलेंस भी होता है। पार्टीशन के चक्कर में काफ़ी जो लार्ज पार्ट है इंडिया का कंट्री में, काफ़ी सारा वॉयलेंस हमारे को देखने को मिलता है। गांधी जी जो है वो पार्ट नहीं लेते इस सेलिब्रेशन में, क्योंकि वो अपसेट थे इंडिया के पार्टीशन में और जो राइट थे वो उससे खुश नहीं थे जितने भी राइट हो रहे थे हमारी कंट्री में। नेक्स्ट कोलकाता के अंदर उन्होंने ना पार्टिसिपेट किया किसी प्रोग्राम में और ना उन्होंने होस्ट किया फ्लैग को। अब जो पैसिफाई था हमारे हिंदू मुस्लिम का राइट, गांधी जी जो है वो फास्ट रखते हैं 1 दिन का और उनके पास से रिडक्शन होता है थोड़ा राइट में। गांधी जी के लास्ट मोमेंट्स की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे गांधी जी बैठते थे, प्रेयर करते थे और मीटिंग करते थे इवनिंग में। 30 जनवरी 1948 को एक यंग मैन आता है नथुराम गॉडसे और वो शूट कर देता है गांधी जी को। गांधी जी अब लास्ट ब्रीथ लेते हैं
वो एडिटर था एक्सट्रीमिस्ट का, हिंदू तत्व न्यूज़पेपर का, और वो बहुत ही ज़्यादा एनएपी थे गांधी जी से। उसका मानना ये था कि गांधी जी सपोर्टिव थे मुस्लिम के, और जिसकी वजह से उसने गांधी जी को मार दिया। गांधी जी के असैसिनेशन के बाद अपने आप को सरेंडर कर दिया। नेक्स्ट कौन कौन से सोर्सेज है जिसके बारे में आपको गांधी जी के बारे में पता चलता है? सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है गांधी जी के बारे में जो हमारे को मेन एक्सपेक्ट्स बताता है उनकी लाइफ का। नेक्स्ट न्यूज़पेपर, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर हैं जो कि गांधी जी के बारे में हमारे को बताते हैं, पब्लिश हुए थे हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट पर्सनल राइटिंग, काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन गांधी जी के बारे में हमारे को पता चलते हैं लेटर्स से जो कि गांधी जी ने लिखे थे। नेक्स्ट स्पीच, हम स्पीच से सुन सकते हैं, स्पीच से समझ सकते हैं गांधी जी की क्या सोचते थे। नेक्स्ट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जितने भी होते कॉलोनियल रूल के टाइम पे, गांधी जी क्लोजली मॉनिटर करते थे गवर्नमेंट को, जो भी डिटेल्स हमारे को देखने को मिलती है रिटन में, और जितने भी रिपोर्ट्स थी वो प्रोवाइड करती है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गांधी जी के बारे में। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे फ्री। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।